Welcome back everyone. Welcome to the series of lectures on rectification of errors. This is CS Swaroop and we are on lecture number 12 in which we are going to continue with illustration number 8 from adjustment number 4. So till now we have completed 3 transactions in illustration number 8 in our lecture number 11 and today we are going to continue with the rest of the transaction. So fine बच्चों 4 नंबर का ट्रांजेक्शन हमें पढ़ना है. What is the number 4 transaction? Let's understand it. Receipt of cash from Mr. A was posted to the account of Mr. B. तो आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं मैं posted to the account of Mr. B. तो गलती कहाँ पे हुई है? मिस्टर ए से पैसा मिला लेकिन पोस्टिंग करते समय हम मिस्टर बी के खाते में पोस्टिंग करते हैं जो गलत है. बराबर है क्या बच्चों? यस. तो बच्चों जब रिसिप्ट ऑफ कैश हुआ तब आपने कैश बुक में एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट 1000. बराबर है कि नहीं? तो आपने कैश बुक में पहले जर्नल एंट्री सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं तो हमारे ये जो कैश बुक है जिसके कैश कॉलम में हमने एंट्री में भी लिखी होगी टू मिस्टर ए हाउ मच 1000 रुपीज. कैश कॉलम में हमने 1000 लिख दिया. बराबर है बच्चों? तो ये एंट्री बराबर हो चुकी है, आपका एंटरिंग बराबर हुआ है. अब इस एंट्री के बाद हम मिस्टर ए के खाते में जब पोस्टिंग करने वाले हैं तो ये हमारा जो मिस्टर ए का खाता है इसमें हमने पोस्टिंग किया ही नहीं, इनफैक्ट हमने मिस्टर बी के खाते में पोस्टिंग किया बाय कैश. यानी हमने एक्चुअल में एंट्री, ये करेक्ट एंट्री है बच्चों. व्हाट इज द रॉन्ग इफेक्ट वी हैव गिवन? कैश अकाउंट वी हैव करेक्टली डेबिटेड, सो यू हैव डेबिटेड कैश अकाउंट बट मिस्टर बी के खाते में पोस्टिंग करने के कारण टू मिस्टर बी हुआ तो ये 1000 रुपीज मिस्टर बी के खाते में क्रेडिट हुए जो क्रेडिट नहीं होने चाहिए थे मिस्टर बी के खाते में. तो बच्चों अभी इसको सुधारना है तो मिस्टर बी को डेबिट करना पड़ेगा. मिस्टर बी 1000 रुपीज एंड क्रेडिट हम करेंगे मिस्टर ए को बाय 1000 रुपीज. तो एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट. ये तो हमने रेगुलर तरीके से रेक्टिफिकेशन एंट्री तैयार कर ली. इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे जर्नल एंट्री में कि इस जर्नल एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है क्या. मिस्टर बी एक पर्सनल अकाउंट है, मिस्टर ए भी एक पर्सनल अकाउंट है, तो इस एंट्री में कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है. सर नॉमिनल अकाउंट ही क्यों ढूंढना है? क्योंकि बच्चों नॉमिनल अकाउंट पिछले साल के, अभी ये रेक्टिफिकेशन हम नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं. यानी हमारे कल के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हम रेक्टिफिकेशन 1920 में कर रहे हैं. 1819 का कोई एरर 1920 में अगर रेक्टिफाई किया जाए तो हम 1920 के नहीं 1819 के जो अकाउंट्स आए हैं पीछे से वही यूज करेंगे. ये लॉजिक है उसके पीछे. तो सारे नॉमिनल अकाउंट्स हम वैसे भी क्लोज करके आए हैं ना. 1819 के सारे नॉमिनल अकाउंट्स हमने क्लोज करके उसका बैलेंस जीरो कर दिया है. तो 1920 में जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हमने ओपन किए हैं वो 1920 पीरियड के हैं. तो आपके वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के कारण 1920 का प्रॉफिट खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम सिर्फ नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस करते हैं. पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट्स के बैलेंसेस वैसे भी पिछले साल से इस साल कैरी फॉरवर्ड होके आते ही हैं. तो बच्चों उसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है. यानी आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री का इंपैक्ट अगर बैलेंस शीट पे हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन आपके रेक्टिफिकेशन का इंपैक्ट अगर पी एंड एल अकाउंट पे नहीं तो प्रॉफिट पे हो रहा है इनडायरेक्टली, तो आपको उस रेक्टिफिकेशन एंट्री में जहां जहां पे नॉमिनल अकाउंट है, नहीं तो जहां जहां पे गुड्स रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, बच्चों ध्यान देना इस वर्ड पे, गुड्स रिलेटेड रियल अकाउंट, गुड्स रिलेटेड रियल अकाउंट्स है. मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? गुड्स रिलेटेड रियल अकाउंट्स यानी परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चार तो आएंगे ही उसमें. यानी जो खाते ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं एज वेल एज जो खाते हम लोग पर्सनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट्स पी एंड एल को ट्रांसफर करते हैं वो सभी खाते आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री में आते हैं. मतलब जो कोई भी खाता मैं ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट को ट्रांसफर करता हूं वो अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में आता है तो उसकी जगह पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखूंगा. इज इट क्लियर टू यू माय फ्रेंड्स? yes, and now in this entry there is no such account, that's why entry will remain same. तो एंट्री क्या होगी बच्चों? मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट. तो आ जाओ फटाफट एंट्री लिखते हैं. मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट नंबर 4. मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए wrongly posted to the account of B, now rectified. 1000 रुपीज 1000 रुपीज. ये तो बहुत इजी था सर. यस, बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं. फाइन, आगे बढ़ता हूं बच्चों. इसका सस्पेंस अकाउंट पे भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा
क्योंकि ये डबल साइडेड एरर था और इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इज इट राइट? यस। सिंगल साइडेड एरर में ही देखो बच्चों, कोई अलग तरीका नहीं है। जैसे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे, वैसे ही एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। सिर्फ एंट्री में जहाँ पे ऐसा कोई अकाउंट आएगा जहाँ पे जो हम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर उसको ध्यान से सुनना। आपने जो जर्नल एंट्री बनाई ना पुराने वाले तरीके से, वही जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। उस जर्नल एंट्री में अगर कोई भी अकाउंट जो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल को ट्रांसफर होता है वो आता है, तो उस अकाउंट को रिप्लेस करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। बाकी सब सिंगल साइडेड एरर में दूसरा इफेक्ट देने के लिए सस्पेंस अकाउंट ही यूज करना है हमें। आर यू गेटिंग इट? हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 एडजस्टमेंट। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हीज अकाउंट। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी के पास से पैसे मिले, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हीज अकाउंट। डेबिट को ही पोस्टिंग कर दिया। अब जब रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी हुआ, तो हमने एंट्री क्या की होगी? यहाँ पे भी देखो बच्चों, पोस्टिंग में गलती है। सी से जब कैश मिला तब हमें एंट्री क्या करनी थी? कैश अकाउंट डेबिट करना था हमें टू मिस्टर सी। ये हमने कैश बुक में बराबर एंट्री कर दी। कितने रुपए की एंट्री है? 500 रुपए की एंट्री है। तो बच्चों हमने ये कैश बुक में एंट्री बराबर कर दी है, ऐसा मान के चलते हैं। तो ये हमारा कैश बुक है। कैश बुक में टू मिस्टर सी लिखा हमने 500 रुपीज। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब यहाँ से मिस्टर सी के खाते में पोस्टिंग जब करनी है, तो मिस्टर सी के खाते में हमें क्या करना चाहिए था? क्रेडिट साइड को, मतलब मिस्टर सी को क्रेडिट करना था और बाय कैश लिखना था वहां पे 500। लेकिन हमने मिस्टर सी को क्रेडिट किया ही नहीं। हमने मिस्टर सी को क्रेडिट किया ही नहीं बच्चों। पोस्टिंग करते समय कैश बुक में कोई गलती नहीं है, कैश बुक में अपने बराबर लिखा है। पोस्टिंग करते समय आपने मिस्टर सी को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। यानी मिस्टर सी के क्रेडिट में लिखना था आपको, लेकिन आपने यहाँ पे लिखा ही नहीं, आपने गलती से यहाँ पे लिख दिया टू कैश। कैश बुक में गलती नहीं है बच्चों, मिस्टर सी के डेबिट में लिखा हमने 500। यानी मिस्टर सी क्रेडिट होना चाहिए था, आपने मिस्टर सी को डेबिट कर दिया। तो मिस्टर सी का रॉन्ग डेबिट हटाने के लिए, मिस्टर सी का रॉन्ग डेबिट हटाने के लिए मिस्टर सी को क्रेडिट करना पड़ेगा एक बार 500 रुपए से। ये किस चीज के लिए किया मैंने? रॉन्ग डेबिट हटाने के लिए। बराबर है क्या? एंड सही वाला क्रेडिट देने के लिए, सही क्रेडिट देने के लिए टू मिस्टर सी कितना लिखना पड़ेगा? 500 रुपए। रॉन्ग डेबिट हटाने के लिए 500 रुपए से सी को क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड सही वाला क्रेडिट देने के लिए मिस्टर सी को डेबिट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? हाँ, तो बच्चों मिस्टर सी क्रेडिट होगा 1000 रुपए से, ये तो तय हो गया। बराबर है क्या? तो टू मिस्टर सी 1000 रुपीज, ये एंट्री का एक पार्ट बन गया। अब डेबिट कौन सा खाता करोगे? कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं कि सर कैश अकाउंट डेबिट करो। नलायको, कैश अकाउंट में कुछ गलती हुआ ही नहीं है, तो कैश को क्यों हाथ लगा रहे हो? दूसरा कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक साइड में ही एरर हुआ है। मिस्टर सी को क्रेडिट करना था, मिस्टर सी को आपने डेबिट किया, तो मिस्टर सी के खाते में ही गलती है। तो जो कुछ भी होगा वो मिस्टर सी के साथ ही होगा, दूसरा कोई अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस गलती के कारण आपके ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ा था। ध्यान देना बच्चों, ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ा था, और वो फर्क आपने पिछले साल कहां पे ट्रांसफर करके रखा था? सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करके रखा था बच्चों। तो वो फर्क सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करके रखा था, तो अब आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो इसीलिए एंट्री क्या होगी बच्चों? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 रुपीज टू मिस्टर सी 500, ये सॉरी 1000 रुपीज। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू मिस्टर सी 1000। तो ये जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे बच्चों। इज इट राइट? ये पुराने वाले तरीके से ही हमने जर्नल एंट्री बनाई। अब इस एंट्री में मैं देखूंगा, इज देयर एनी अकाउंट विच वी ट्रांसफर टू पी एंड एल एंड ट्रेडिंग अकाउंट? आंसर इज नो। सस्पेंस अकाउंट वैसे भी हम बैलेंस शीट में ही रखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इस क्वेश्चन में वो अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते समय पी एंड एल को गया है। ये अलग बात है कि ये इस क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन 8 में उन्होंने वो पी एंड एल को भेजा है, लेकिन हम क्या करेंगे, पी एंड एल से वो अल्टीमेटली कैपिटल में गया था। बराबर है क्या? तो इनडायरेक्टली वो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में इंक्लूडेड है। जो कुछ भी बैलेंस है वो क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट हमें ये पता है कि जितना कोई भी बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट में वो हमारे कैपिटल अकाउंट में इंक्लूडेड है। तो हमने सस्पेंस अकाउंट वैसे भी बना लिया है। अब देखते हैं कि ये रेक्टिफिकेशन करते समय हम कितने रुपए का सस्पेंस बैलेंस यूज करते हैं।
उतना ही बैलेंस हम कैपिटल से निकालने वाले हैं एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, हाँ, बट अभी फिलहाल इसके बारे में बातचीत करने की जरूरत नहीं है। सस्पेंस अकाउंट इज नॉट, वी डू नॉट ट्रांसफर इट टू P&L, we directly transfer it to the capital account if errors are not detected, and later on we recover that balance from the capital account only by passing the opposite entry which you have passed in the earlier year. Anyway, उसके बारे में बातचीत करूंगा। सस्पेंस अकाउंट के बारे में ये सोचना नहीं है। बाकी दूसरा अकाउंट कौन सा है, मिस्टर सी। ये पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल, ये पर्सनल अकाउंट है बच्चों, तो ये कभी भी P&L को नहीं जाता वैसे भी। तो मिस्टर सी के खाते को मैं क्रेडिट कर सकता हूँ क्योंकि वो पिछले साल से आगे आया है। आर यू गेटिंग इट? हाँ, तो बच्चों बात को समझ लो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी, इस एंट्री में कोई रेक्टिफिकेशन अमेंडमेंट नहीं होगा। यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आ जाओ बच्चों, एंट्री नंबर 5 लिखते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी अकाउंट 1000। नरेशन लिखना बच्चों, ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम सी, wrongly debited to his account, now rectified। फाइन, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा सस्पेंस अकाउंट के लेजर में। अब देखो बच्चों, सस्पेंस अकाउंट में कोई बैलेंस ही नहीं है, फिर भी आप सस्पेंस अकाउंट यूज करते जा रहे हो, बराबर है क्या? हाँ, तो इसमें बैलेंस लाएंगे हम, कितना लाना है वो सब एंट्रीज करने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट 1000 रुपए, ये एंट्री हो गई बच्चों। आगे बढ़ता हूँ। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी, 5 नंबर का एडजस्टमेंट हो चुका है। छठा ट्रांजैक्शन देखते हैं। ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू was omitted to be taken to the trial balance। ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू। तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपको कि मिस्टर क्यू से पैसे लेने हैं या मिस्टर क्यू को पैसे देने हैं। मिस्टर क्यू से पैसे लेने हैं या मिस्टर क्यू को पैसे देने हैं। ठीक से पढ़ो बच्चों, ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू, ड्यू बाय मिस्टर क्यू, बाय पे जरा जोर देना, यानी मिस्टर क्यू पैसे देने वाला है। किसको? हमें, ऑब्वियसली। आपको ना, रॉय। तो मिस्टर क्यू रॉय को पैसे देने वाला है, यानी 500 रुपए का कौन सा बैलेंस है। अगर पैसे मुझे लेने हैं किसी के पास से तो मैं उसको क्या बोलता हूं, डेटर बोलता हूं। तो मिस्टर क्यू बच्चों मेरा कौन है, डेटर है। और डेटर को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो ये मिस्टर क्यू का डेबिट बैलेंस है, कितने रुपए का, 500 रुपए का। वो अपने लेजर जो क्यू का बनाया था ना बच्चों, वो अपने क्लोज कर दिया और डेबिट बैलेंस आपने कैरिड डाउन कर दिया क्रेडिट साइड को। ऐसे लिखा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, लेजर क्लोज किया। समझो डेबिट का टोटल 2000 था, यानी मे भी 2000 के गुड्स आपने उसको बेचे होंगे, उसमें से उसने 1500 का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, तो बैलेंस रहेगा 500 रुपए। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 500 रुपीज। ये बैलेंस सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस लेजर में लिख के नहीं चलता है, ये जो लेजर में आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखा है ना, वो ट्रायल बैलेंस में भी लिखना पड़ता है, वही आपका रह गया। समझ में आ रहा है बच्चों? ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, यानी क्यू आपने ट्रायल बैलेंस में लिखा ही नहीं, क्यू का बैलेंस आपने ट्रायल बैलेंस में लिखा ही नहीं। अगर आप प्रूडेंट अकाउंटेंट होते तो आप क्यू का बैलेंस डेबिट कॉलम में लिखते, बट आपने डेबिट कॉलम में लिखा ही नहीं। उसके कारण क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस में क्यू आया ही नहीं, और क्यू नहीं आया मतलब 500 रुपए का ट्रायल बैलेंस में डेबिट आया ही नहीं, और 500 रुपए का डेबिट नहीं आने के कारण आपका ट्रायल बैलेंस टैली ही नहीं हुआ, और वो टैली न होने के कारण आपने वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा, बराबर है क्या? तो अब ये समझना है आपको कि सिर्फ क्यू का एक डेबिट दिखाना रह गया हमारा। तो चलो मिस्टर क्यू को डेबिट कर देते हैं, कोई रॉन्ग एंट्री वगैरह नहीं है, सिर्फ हमें सही वाली एंट्री करनी है अभी। मिस्टर क्यू अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब ये डेबिट कब होगा, नेक्स्ट ईयर में बच्चों, 500 रुपए से मिस्टर क्यू के खाते में 500 रुपए डेबिट में लाएंगे। अब क्रेडिट कौन सा अकाउंट करेंगे, कोई भी दूसरा अकाउंट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं बच्चों, जो क्रेडिट करना था मिस्टर क्यू को डेबिट करने के लिए वो अपने बराबर से कर लिया है, क्रेडिट में कोई गलती नहीं है। तो क्रेडिट में हम सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे अभी, बराबर है क्या? लेकिन सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है तो कैसे यूज किया? अरे बच्चों, सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस हम लाने वाले हैं, पहले बैलेंस लाते हैं फिर सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट हम पहले यूज करेंगे और बाद में बैलेंस लाएंगे। बैलेंस कहाँ से लाएंगे बच्चों,
बैलेंस कैपिटल से लाएंगे। क्यों सर? पिछले साल तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जो कुछ भी डिफरेंस था ट्रायल बैलेंस में, उन्होंने पी एंड एल को ट्रांसफर किया। अरे बच्चों, पी एंड एल को ट्रांसफर किया मतलब क्या? वो पी एंड एल का फाइनल बैलेंस कहाँ पे जाता है? कैपिटल में ही जाता है ना। इनडायरेक्टली पी एंड एल को ट्रांसफर किया मतलब इसका इंपैक्ट कैपिटल पे ही हुआ। तो कैपिटल से ही बैलेंस विड्रॉ करेंगे। अब पिछले साल के पी एंड एल से तो नहीं ला सकते, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट भी क्लोज करके हम कहाँ पे बेचते हैं? कैपिटल में। तो बच्चों ये बैलेंस जो हम अभी यूज कर रहे हैं ना, अभी तो फिलहाल निगेटिव जा रहा है सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आपके सस्पेंस में कोई बैलेंस नहीं था और आप उसको यूज करते जा रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन at the end of this question, when you prepare suspense account, you have to show one more extra entry which is nobody going to tell you. समझ में आ रहा है क्या? वो एक्स्ट्रा एंट्री आपको पास करने के लिए कोई भी नहीं बताएगा बच्चों। तो वो आपको खुद समझना है। उसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोसेस के अनुसार डिफरेंस हम सस्पेंस अकाउंट में रखते हैं और वो सस्पेंस अकाउंट ईयर एंड को कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं और वो फिर से नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में कैपिटल से फिर से सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस लाते हैं। मतलब सिर्फ बैलेंस दूसरे अकाउंट में पार्क करके नेक्स्ट ईयर को वो फिर से उसी अकाउंट में लाया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो पी एंड एल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया गया। बराबर है बच्चों? तो पी एंड एल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया गया। इसका आगे जाके मैं इंपैक्ट देखता हूं तो पी एंड एल से वो फिर से कैपिटल में ही जाने वाला है। तो कैपिटल से ही मैं सस्पेंस का पैसा निकालूंगा, ये तो श्योर है। एनीवे, एंट्री विल बी मिस्टर क्यू को डेबिट करना है और सेकंड इफेक्ट मेरे पास नहीं है, इसलिए इसको मैं वन साइडेड एरर बोल के मैं सस्पेंस अकाउंट यूज कर रहा हूँ। अब फिर से इस एंट्री में देखूंगा क्या कोई नॉमिनल अकाउंट है इस एंट्री में। आंसर इज नो, मिस्टर क्यू इज अ पर्सनल अकाउंट एंड सस्पेंस वैसे भी मैं पी एंड एल को नहीं बेचता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, ये अलग बात है कि ये पिछले साल आपने पी एंड एल में भेजा था, बट जनरली हम पी एंड एल को नहीं भेजते बिकॉज सस्पेंस मेरे को पता नहीं है। सस्पेंस किसी टाइप का अकाउंट है ही नहीं, इट इज अ डिफरेंस अमाउंट, राइट? सो सस्पेंस अकाउंट को रिप्लेस नहीं करना है बच्चों। हाँ, तो सस्पेंस अकाउंट वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये एंट्री ऐसी ही रहेगी, मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो आगे बढ़ता हूँ बच्चों, एंट्री विल बी नंबर 6, मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। मिस्टर क्यू की जगह इंस्टीट्यूट ने सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल लिखा है। ट्रेड रिसीवेबल ब्रैकेट में लिखना मिस्टर क्यू, ब्रैकेट में लिखना मिस्टर क्यू। तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इसका एक सेकेंड इफेक्ट होगा सिर्फ सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में, बाय ट्रेड रिसीवेबल 500 रुपए। बच्चों लास्ट लाइन पे लिखना, ठीक है? पहला लाइन ब्लैंक छोड़ देना बस। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, a sale of goods to Mr. R, a sale of goods to Mr. R, rupees 2000 was omitted to be recorded, was omitted to be recorded। और इजी ट्रांजेक्शन बच्चों, 2000 रुपए का सेल किया था हमने मिस्टर आर को, पार्टी का नाम दिया मतलब क्रेडिट सेल है, जो रिकॉर्ड करना ही भूल गए हम लोग, जो रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो बच्चों सिंपल सी एंट्री होगी, मिस्टर आर अकाउंट डेबिट होगा, मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट रहेगी 2000 रुपीज। ये एंट्री आपको करनी चाहिए थी, आपने एंट्री ही नहीं की बच्चों। तो ठीक है, अब कर लेते हैं। अब यही एंट्री होगी, तो मन में मैंने एंट्री ऐसी तैयार की, मिस्टर आर अकाउंट को डेबिट करूंगा और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। अगर मैं ये रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स करता तो मैं बिंदास्त मिस्टर आर का बैलेंस, डेबिट बैलेंस बढ़ाता 2000 से और सेल्स को क्रेडिट करता 2000 रुपए से, क्योंकि मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया है बट अभी तक फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए। तो पिछले साल ही ये सेल्स बढ़ा के दिखाता मैं और मिस्टर आर के पास से 2000 रुपए आने हैं ऐसे दिखा देता पिछले साल ही। लेकिन पिछले साल किसी कारण से ये रेक्टिफाई नहीं हो पाया, एरर मे बी एरर लोकेट ही नहीं हुआ था पिछले साल, तो हमने वो बैलेंस वैसे ही सॉरी ये ट्रांजैक्शन हमने वैसे ही छोड़ दिया। अब इस साल में अगर मैं रेक्टिफाई करना चाहता हूं इसको, तो मिस्टर आर तो पिछले साल से आगे आया है अकाउंट, मिस्टर आर का जो खाता है उसमें हम बैलेंस रखते हैं क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का बैलेंस हम उसी अकाउंट में रख के नेक्स्ट ईयर को ब्रॉड डाउन करते हैं बच्चों।
तो मिस्टर आर का अकाउंट तो पिछले साल से वैसे का वैसा ही आया है, बट सेल्स अकाउंट जो पिछले साल का है वो क्लोज करके मैंने ट्रेडिंग को भेजा था, और ट्रेडिंग से जो कुछ भी प्रॉफिट निकला था वो मैंने कैपिटल में भेजा था बच्चों। यानी सेल्स अकाउंट में बराबर सेल्स अकाउंट पिछले साल का पिछले साल ही क्लोज करके आगे आया हूँ। इस साल भी सेल्स अकाउंट मैंने ओपन किया, 1920 में भी मैंने सेल्स अकाउंट ओपन किया बच्चों, लेकिन वो 1920 का सेल्स है। अब इसको मैं अगर यही एंट्री इस साल में पास करता हूं तो 1920 के सेल्स में ये 18-19 का सेल्स मिक्स हो जाएगा ना, तो 1920 का सेल्स भी गलत हो जाएगा। तो ये नहीं करना है आपको, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर करने वाला अकाउंट आ गया मेरे एंट्री में, तो इसको सिंपली मैं रेक्टिफाई करूंगा और लिखूंगा इसके सामने पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसकी जगह पे आप और क्या लिख सकते हो, प्रायर पीरियड आइटम, ऐसे भी लिख सकते हो, टू प्रायर पीरियड आइटम। बट बच्चों प्रायर पीरियड आइटम इंस्टीट्यूट जनरली नहीं यूज करता है, हम पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट ही यूज करेंगे। तो बोलो बच्चों एंट्री क्या हो जाएगी, मिस्टर आर अकाउंट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सेल्स की जगह पे सिर्फ पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करूंगा। तो मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी बच्चों। मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, 2000 रुपए 2000 रुपए। सेल्स टू आर last year now adjusted, sales to Mr. R last year now adjusted। फाइन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी हमने ओपन किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लिखेंगे बाय आर 2000 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लिखेंगे बाय आर 2000 रुपीज। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं। 7 नंबर का ट्रांजैक्शन हो गया। 8 नंबर का ट्रांजैक्शन, अमाउंट ऑफ रुपीज 2395, अमाउंट ऑफ रुपीज 2395 ऑफ परचेस वॉज रॉन्गली पोस्टेड, वॉज रॉन्गली पोस्टेड। पोस्टेड शब्द पे मेरा ध्यान बहुत होता है, पोस्टिंग में गलती हुई है, एज रुपीज 2593। अब पोस्टिंग कहाँ पे होगा बच्चों, परचेस के खाते में या पार्टी के खाते में। समझ लो बच्चों ट्रांजैक्शन को, अमाउंट ऑफ रुपीज 2395 ऑफ परचेस बोला है, तो परचेस बुक का टोटल 2395 आया था, आपने पोस्टिंग करते समय वो गलती से 2593 लिखा, यानी परचेस अकाउंट एक्स्ट्रा डेबिट हुआ है, परचेस अकाउंट एक्स्ट्रा डेबिट हुआ है बच्चों, परचेस अकाउंट एक्स्ट्रा डेबिट हुआ है, कितने रुपए से, 2593 माइनस 2395, 2593 माइनस 2395, तो बच्चों 198 रुपीज से परचेस अकाउंट एक्स्ट्रा डेबिट हुआ है। सिर्फ एक ही अकाउंट में गलती है, ऑब्वियसली पोस्टिंग के समय सिर्फ परचेस अकाउंट में गलती हुई है, पार्टीज के अकाउंट में हमने बराबर रिकॉर्डिंग किया है, ऐसे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो 198 से परचेस एक्स्ट्रा डेबिट हुआ है, लेट्स रिमूव दैट एक्स्ट्रा डेबिट। लेकिन ये गलती कब हुई थी, पिछले साल में हुई थी, इस साल में इसको सुधारना चाहूंगा मैं, 198 को मैं क्रेडिट कर दूंगा, 198 को मैं क्रेडिट कर दूंगा, परचेस विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 198। तो मैं सिंपली टू परचेस रुपीज 198 लिखूंगा। अब यहाँ पे डेबिट कौन सा करोगे अकाउंट, तो आंसर इज सिंपल, सिंगल साइडेड एरर है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट करो बच्चों, सस्पेंस अकाउंट डेबिट करो 198। उतने का फर्क आपके ट्रायल बैलेंस में पड़ा होगा ना पिछले साल, तो पिछले साल ट्रायल बैलेंस में जो कुछ भी फर्क था वो आप एक्चुअली सस्पेंस अकाउंट में लिखते तो बेहतर होता, लेकिन आपने वो पी एंड एल को भेज दिया, पी एंड एल से वो कैपिटल में आया। हाँ, उतना फर्क हम कैपिटल से अब निकालेंगे, अब समझ में आएगा ना, सारे ट्रांजेक्शन रेक्टिफाई हो जाने के बाद मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ भाई सस्पेंस अकाउंट में इतना ही बैलेंस आना चाहिए क्योंकि इतने रुपए का फर्क होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई डिस्कशन। फिर से आऊंगा मैं, अभी फिलहाल इस एंट्री पे ध्यान देते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ये एंट्री हो गई। परचेस अकाउंट की जगह मैं सिर्फ क्या लिखूंगा,
P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज इस साल का परचेस डिस्टर्ब नहीं करना है इस गलती के कारण। परचेस कम करना है मुझे पता है, लेकिन कौन से साल का? पिछले साल का। इस साल पर मतलब यहाँ पे इस एंट्री में अगर परचेस ही लिखते हो तो क्या हो जाएगा, करंट ईयर का परचेस अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा उसके कारण। करंट ईयर का परचेस अकाउंट बच्चों नया है, पिछले साल का परचेस अकाउंट आपने ऑलरेडी क्लोज कर दिया था, तो पिछले साल के परचेस का इफेक्ट करंट ईयर के परचेस पे नहीं होना चाहिए। इसलिए जहां जो जो अकाउंट्स हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को भेजते हैं, मतलब वो अकाउंट्स हम जनरली क्लोज करते हैं, तो जो अकाउंट्स पिछले साल के क्लोज कर दिए हैं और उस अकाउंट का जिक्र अगर आपके रेक्टिफिकेशन में एंट्री में हो रहा है, तो आपको समझना है बच्चों, ये अकाउंट तो पिछले साल ही मैंने क्लोज कर दिया है, तो हाउ कैन आई यूज दिस अकाउंट? तो दैट्स व्हाई आई विल यूज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट इन दैट। ओके, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एंट्री होगी आपकी नंबर 8। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 198 198। Excess posting to purchase account last year, now adjusted, now adjusted। तो बच्चों इसका सेकेंड इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट में भी होगा, सस्पेंस अकाउंट में भी पोस्टिंग करना पड़ेगा, सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट 198 एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय सस्पेंस अकाउंट 198। ठीक है, यस। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है क्या? माई क्वेश्चन टू यू इज योर क्वेश्चन ओवर? एक एडजस्टमेंट रह गया है, मिस्टर रॉ यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, एक्सट्रीमली सॉरी, मिस्टर रॉ यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। हाँ, तो बच्चों ये 10% का डेप्रिसिएशन इस ट्रांजैक्शन नंबर 1 में ही हमने कंसिडर कर लिया था, तो सारे ट्रांजैक्शंस तो खत्म हो गए हैं, बराबर है बच्चों। तो जनरली स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उनका अकाउंटिंग खत्म करते हैं। मैं जो कल के लेक्चर में जो कुछ भी बातचीत मैंने की थी, वो अब आपके काम आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो अभी ये सारे ट्रांजैक्शंस का रेक्टिफिकेशन तो हो गया, लेकिन इस रेक्टिफिकेशन के दौरान आपने इस साल के बारे में सोचो, सिर्फ अभी फाइनेंशियल ईयर 1920 के बारे में सोचना है, जिस साल में हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर। गलतियां कौन से साल की है? पिछले साल की है। रेक्टिफिकेशन कब कर रहा हूं मैं बच्चों? इस अकाउंटिंग ईयर में। तो बच्चों इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं मैं। कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं? इस फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। इज इट क्लियर टू यू? हाँ, तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपने कौन से अकाउंट के साथ डील किया, जैसे कि नंबर 1 एंट्री। अब ध्यान दो बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 एंट्रीज की स्पेस आपको दिख रही है आपके जर्नल में, यहाँ पे और 2 एंट्रीज होनी चाहिए, यानी ये सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस के बारे में भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा। एंड ये P&L अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट, ये भी आपने रेक्टिफिकेशन करते समय ओपन किए हुए अकाउंट्स हैं, तो इन अकाउंट्स के बारे में आपको कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू यू? मैंने जो बोला वो आपके दिमाग में घुस रहा है? सस्पेंस अकाउंट में देखो बच्चों, बैलेंस रह रही है। अगर मैं बैलेंस यहाँ पे निकालना चाहूँ तो 11,198 से, मतलब ऊपर जितने भी एंट्रीज आपने पास किए, उन एंट्रीज में आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है 11,198 से, एंड एक ही बार सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है 500 रुपए से। तो बच्चों इसमें अगर मैं बैलेंस निकालता हूँ तो बैलेंस आ जाता है 10,698। इस बैलेंस का क्या करोगे? दैट विल बी द क्वेश्चन। ओके, एंड एज वेल एज ये P&L एडजस्टमेंट में भी कुछ बैलेंस है। P&L एडजस्टमेंट में बैलेंस है बच्चों 10,898 का, ये 698 है और ये 10,898 है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है बच्चों, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग नंबर्स भी है, कुछ लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये बैलेंस टैली होता है। आंसर इज नो। तो इन दो बैलेंस के बारे में आपको एक डिसीजन लेना है कि इन दो बैलेंस का क्या करना है, क्योंकि ये दो लेजर अकाउंट्स आपने एक्स्ट्रा खोले ना। कौन से साल में खोले ये एक्स्ट्रा लेजर्स? आपने 1920 इस अकाउंटिंग ईयर में आपके लेजर बुक में ये दो लेजर्स आपने एक्स्ट्रा खोल दिए हैं। तो बच्चों इन एक्स्ट्रा लेजर्स का बैलेंस ईयर एंड को क्लोज करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो वो भी तो जर्नल एंट्री हमें लिखनी पड़ेगी। क्या ये बैलेंस ऐसे ही रखोगे इस अकाउंट्स में? नहीं बच्चों, ये बैलेंस ऐसे ही नहीं रखा जाता है। अब बात करता हूं मैं वन बाय वन। पहले मैं बात करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की, या मैं पहले बात करूं सस्पेंस अकाउंट की? चलो पहले सस्पेंस अकाउंट की बात कर लेता हूं, फिर से मैं वही कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं
जो मैंने लेक्चर 11 में गला फाड़ फाड़ के बताया था आपको, ठीक है। अब जरा सस्पेंस अकाउंट का कंसेप्ट पहले मुझे बताओ, सस्पेंस अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं सर 18-19 में? जरा ईयर देखो, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। दिमाग अगर किसी का ठंडा है तो वो हर बात समझ पाता है, कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं, ठीक है। आराम से सोचना है, सोचना है आपको, राइट। आपको वो तरीका सीखना है जहां पे मैं बच्चों यूज करता हूं, मेरे पास है, यहाँ पे ब्रेन है, वो मैं यूज करता हूं। पहले वो यूज करना सीख लो। यूज करने के लिए मन शांत होना बहुत जरूरी है। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बात ध्यान से सुनो ना, मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ क्या, चाइनीज लैंग्वेज में बोल रहा हूँ क्या? नहीं ना बच्चों। तो ध्यान से सुनो बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए मैंने इलिस्ट्रेशन लेक्चर 11 में लगभग आधा घंटा स्पेंड किया है। यही यहाँ पे स्टूडेंट लोग फंस जाते हैं। ये रेक्टिफिकेशन तो आप कर लोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहाँ पे नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट आते हैं जो गुड्स रिलेटेड है। सारे नॉमिनल अकाउंट्स, अगर आपके कोई भी एक नॉमिनल अकाउंट आपके जर्नल रेक्टिफिकेशन एंट्री में आ रहा है तो उसको रिप्लेस करना है P&L एडजस्टमेंट से, ये आपको समझ में आ चुका है। एंड गुड्स रिलेटेड यानी परचेज सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये 4 अकाउंट आते हैं तो वो भी आप रेक्टिफिकेशन एंट्री में P&L एडजस्टमेंट लिखने वाले हो, क्योंकि ये प्रॉफिट पे इफेक्ट होता है। पिछले साल का प्रॉफिट इफेक्ट होना चाहिए, करंट ईयर के प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करना था, इसलिए हमने वो यूज किया। बराबर है कि नहीं? हाँ, लेकिन अभी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आपने खोला ना, उसके बारे में क्या करना है वो भी तो समझना पड़ेगा। फिर सस्पेंस अकाउंट भी आपने यूज किया। मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दो, मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दो। मेरा पहला क्वेश्चन है 1920 के केस में सस्पेंस अकाउंट को कितना बैलेंस था? मतलब शुरुआत में, ईयर के शुरुआत में सस्पेंस अकाउंट को कितना बैलेंस था? तो आपका आंसर जो कुछ भी आ रहा है आपके दिमाग में वो अपने पास रखो, मैं जो बोलता हूं उस पर ध्यान दो। 0 रुपए बैलेंस था। समझ में आ रहा है बच्चों? अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि 18-19 में जब आपकी गलती हुई थी, राइट, एरर कब हुआ है? 18-19 में, ठीक है। वो एरर दो प्रकार का होता है ना, एक तो वन साइडेड एरर, सिंगल साइडेड बोलता हूं मैं उसको, एंड टू साइडेड। बराबर है, कुछ एरर वन साइडेड थे, कुछ एरर वन टू साइडेड थे। आपके जो 18-19 में एरर्स हुए वो समझ लो कि अभी हमें मानना ही पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन। अभी हम मान रहे हैं कि टोटल 8 एरर्स हुए थे। तो ये 8 एरर्स में से कुछ एरर्स वन साइडेड होते होंगे और कुछ एरर्स टू साइडेड होते होंगे। बराबर है कि नहीं? हाँ। तो वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस में फर्क लाता है, इतना तो आपको अभी समझ में आ चुका है। एंड टू साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस में फर्क लाता ही नहीं है, बट वो एरर है, उसको सुधारना पड़ेगा। लेकिन उसको सुधारने की एक खासियत क्या है, वो सुधारते समय हमें जो अकाउंट गलत क्रेडिट किया था उसको डेबिट करना है, और जो अकाउंट गलत डेबिट किया था उसको क्रेडिट करना है, यानी जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली बनती है। बराबर है कि नहीं? जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली बनती है। बट सिंगल साइडेड एरर में क्या है, सिर्फ क्रेडिट करना रह गया था, नहीं तो सिर्फ डेबिट करना रह गया था, ऐसी चीज होती है वहां पे। बराबर है क्या? तो क्रेडिट तो हम लोग कर सकते हैं वो सुधारने के लिए, मतलब जहां पे क्रेडिट करना रह गया है वहां पे हम क्रेडिट तो कर देंगे किसी अकाउंट को। डेबिट कौन सा अकाउंट करोगे, दैट वाज द क्वेश्चन। डेबिट कौन सा अकाउंट करोगे, दैट वाज द क्वेश्चन। इसीलिए इसीलिए हमने क्या किया था, आपको पता था कि सिंगल साइडेड एरर हमेशा ट्रायल बैलेंस में फर्क लाता है। तो 18-19 का जब ट्रायल बैलेंस बना, 18-19 का जब ट्रायल बैलेंस बना, ध्यान दो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे कर रहा हूं मैं। तो 18-19 का ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं हो पाया। 18-19 का ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं हो पाया। उस 18-19 के ट्रायल बैलेंस में कुछ तो फर्क आया बच्चों, कुछ तो फर्क आया। अब वो फर्क डेबिट साइड पे भी आ सकता है, नहीं तो क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है। समझ लो बच्चों, फर्क डेबिट साइड पे आया 10,698 का। बात को समझ लो बच्चों, 10,698 का फर्क आया। ध्यान दो हाँ बच्चों, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। कितने का फर्क आया बच्चों? 10,698 का। ये नंबर ही मैं ले रहा हूँ जानबूझ के। फर्क कौन से साइड पे आया? डेबिट साइड पे। अब बात समझ लो बच्चों, ये फर्क आप 18-19 में कहाँ पे ट्रांसफर करते हो? सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। दिमाग लगाओ जरा, दिमाग लगाओ, सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करते हो। अब 18-19 में ही अगर एरर्स लोकेट होते, 18-19 में ही अगर एरर्स लोकेट होते, ध्यान देना बच्चों, 18-19 में ही अगर गलतियां लोकेट होती
तो उसका रेक्टिफिकेशन मैं कब करता? 18-19 में ही करता। उसका रेक्टिफिकेशन में 18-19 इस अकाउंटिंग ईयर में ही करता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो 10,698 का रेक्टिफिकेशन 18-19 में ही होता। करेक्ट है क्या? तो कितनी गलतियां हैं बच्चों, कितनी गलतियां हैं जिसमें सिंगल साइडेड एरर है? ये देखो, पहला जो एंट्री है ये टू साइडेड एरर है। क्लियर कट दिख रहा है आपको? सस्पेंस अकाउंट मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पीछे जाके दिया है, आपको समझ में आ चुका है वो। जहां जहां पे सस्पेंस अकाउंट यूज किया है मैंने, वो अगर 18-19 में ही रेक्टिफिकेशन होता तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, ये जो एंट्री है सेकंड इफेक्ट, पी एंड एल एडजस्टमेंट नहीं होता, यहाँ पे कोई दूसरी चीज होती, परचेस अकाउंट, यहाँ पे परचेस अकाउंट होता। समझ में आ रहा है क्या? सस्पेंस डेबिट हो रहा है, तो ये एरर में अगर सुधारता, तो बच्चों एक एक बात समझ लो, 18-19 में अगर मैं रेक्टिफिकेशन करता तो 18-19 में मैं ऐसा एक सस्पेंस अकाउंट खोलता। बराबर है क्या? अरे बोलो ना। और उस सस्पेंस अकाउंट में मैं बैलेंस डेबिट साइड को लिखता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों? फर्क जो आया वो मैंने सस्पेंस अकाउंट को पोस्ट कर दिया 10,698। ध्यान देना बच्चों। और उसके बाद मैं एक एक करके एंट्री रेक्टिफाई करता, जैसे कि ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस, तो सस्पेंस टू परचेस, एक्चुअली पी एंड एल एडजस्टमेंट हमने नेक्स्ट ईयर में कर रहा हूँ, इसलिए मैं पी एंड एल एडजस्टमेंट लिख रहा हूँ। पिछले साल में अगर रेक्टिफिकेशन करता तो टू परचेस यहाँ पे कितना आ जाता? 10,000। बराबर है बच्चों? फिर आगे बढ़ता हूँ। और कौन से एंट्री में आपने, एक काम करता हूँ मैं, जो एंट्रीज हमने ऐसे रेक्टिफाई की है उसको येलो हाईलाइट करता हूँ। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं है, यानी ये डबल साइडेड एरर है। यहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं किया, यानी ये भी डबल साइडेड एरर है। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट यूज किया है, ये सिंगल साइडेड एरर लग रहा है। सस्पेंस टू सी, सस्पेंस टू सी, तो टू सी हाउ मच? 1,000 रुपीज, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखता हूँ मैं, तो ₹500 ड्यू बाय क्यू, नॉट टेकन इन ट्रायल बैलेंस, इज इट राइट? हाँ, तो ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस, तो यहाँ पे बाय क्यू लिखता, हाउ मच? 500 रुपये लिखता बच्चों। करेक्ट है क्या? फिर हाँ बच्चों, एक गलती मैंने कर दी, यहाँ पे 10,698 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है हमारे क्वेश्चन में, तो सिर्फ ये साइड चेंज कर लेता हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। फर्क क्रेडिट साइड को आ रहा है, ऐसा समझ लो। ट्रायल बैलेंस वही, बाकी कुछ डिस्कशन में चेंज नहीं है। 18-19 का फर्क मैं डेबिट कॉलम में लिख रहा था, वो गलती हो गई, क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था। तो 10,698 का क्रेडिट बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट को, क्रेडिट साइड में फर्क है, फर्क क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,698। ध्यान देना बच्चों, बाकी कुछ फर्क नहीं है। टू सी अकाउंट कहाँ पे गया वो? कितना अमाउंट है? 500 रुपये, 500 रुपये लिख दिया, सॉरी 1,000 रुपये है क्या? हाँ यस। उसके बाद देखो, ये ट्रेड रिसीवेबल 500 रुपये हो गया, क्यू अकाउंट। और कौन सी एंट्री है जिसमें हमने सस्पेंस यूज किया है? ये 8 नंबर की एंट्री, सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, यहाँ पे भी परचेस है, यानी सस्पेंस टू परचेस एंट्री थी। सस्पेंस टू परचेस, कितने रुपए का बैलेंस है? 198। बात को समझ लो बच्चों, अभी मैंने आपके सामने सस्पेंस अकाउंट पिछले साल में ही रेक्टिफिकेशन अगर होता तो इस प्रकार से दिखता, अगर पिछले साल ही एरर सुधारते हम लोग तो इस प्रकार से प्रेजेंटेशन होता। और इसके बाद क्या होता, ये 10,698 का जो कुछ भी बैलेंस आपने ट्रायल बैलेंस में लिखा था, डिफरेंस फिगर, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, यू हैव डायरेक्टली ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। बराबर है? वो मैं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में लिख रहा हूँ। करेक्ट है क्या बच्चों? उसके बाद ये रेक्टिफिकेशन के इफेक्ट कंसिडर करके अगर मैं टोटलिंग करता, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ जाता 10,698 प्लस 500 रुपीज, 11,198। यहाँ पे भी टोटल देख लो बच्चों, 11,198। और इस सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस कितना होता बच्चों? जीरो हो जाता। बैलेंस कितना हो जाता बच्चों? जीरो हो जाता, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस, अभी सस्पेंस अकाउंट में जो कुछ भी फर्क है उतना रेक्टिफाई हो चुका है। ये पिछले साल में ही सस्पेंस अकाउंट बंद कर देते हैं हम लोग। बराबर है? ना रहा सस्पेंस अकाउंट, ना ही रहे एरर्स। इज इट राइट? तो बच्चों सारे एरर्स रेक्टिफाई हो जाते हैं पिछले साल ही। इज इट क्लियर टू यू? ये अगर पिछले साल रेक्टिफिकेशन होता तो इस प्रकार से सस्पेंस अकाउंट हम लोग क्लोज कर देते। इज दिस क्लियर टू यू बच्चों? हाँ। लेकिन किसी कारण से हम पिछले साल में एरर्स रेक्टिफाई नहीं कर पाए, तो बच्चों इस बैलेंस के बारे में हमें क्या करना है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये 10,690 ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे पी एंड एल अकाउंट बनता ही है ना, तो पी एंड एल अकाउंट में यहाँ पे कैपिटल है,
सेल्स अकाउंट होता है, परचेस अकाउंट होते हैं, बराबर है क्या, सारे खर्चे होते हैं, अदर इनकम भी होते हैं, और सस्पेंस अकाउंट भी एक लेजर अकाउंट आपका है। तो ये बाकी सारे अकाउंट आप बैलेंस शीट एंड पी एंड एल में भेज दोगे, बराबर है क्या। जो रियल अकाउंट्स है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे, जो पर्सनल अकाउंट्स है, डेबिट बैलेंसेस है, वो बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे, जो पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहे हैं वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखाओगे आप लोग, जो इनकम अकाउंट है यानी नॉमिनल अकाउंट्स है वो पी एंड एल के क्रेडिट में जाएंगे, जो एक्सपेंस अकाउंट है यानी नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस वो पी एंड एल के डेबिट में जाएंगे, उसका जो कुछ भी फर्क है वो प्रॉफिट कहलाएगा, और वो प्रॉफिट फिर से कैपिटल अकाउंट में मर्ज हो जाएगा। बात कर रहा हूं मैं इस सस्पेंस अकाउंट की, ये सस्पेंस अकाउंट कहां पे भेजोगे आप, बैलेंस शीट में, पिछले साल के बैलेंस शीट में, क्योंकि पिछले साल एरर सुधारे नहीं ना आपने, तो वो 8 एरर वैसे ही है, तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस वैसे ही दिखेगा, वो जीरो नहीं हो पाएगा। अगर सुधारते हो उसको तो वो सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, लेकिन आपने उसको सुधारा ही नहीं, तो ये सस्पेंस अकाउंट वैसे ही बैलेंस दिखाएगा। आर यू गेटिंग इट। और वो बैलेंस कितना रहेगा, 10,698। हाँ, तो बात कर रहा हूं मैं बच्चों ये सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस की। अगर ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, ध्यान देना बच्चों, अगर ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 10,698 मैं वैसे ही रखता हूं सस्पेंस अकाउंट में, तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मुझे बैलेंस शीट में ही दिखाना पड़ेगा। कहां पे, लायबिलिटी साइड में। कहां पे, सस्पेंस अकाउंट। कितना दिखाऊंगा, 10,698। नेक्स्ट ईयर को क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट ईयर को सस्पेंस अकाउंट मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट ईयर को सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में मैं ऐसे लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 10,698। और नेक्स्ट ईयर को 10,698 लिखने के बाद मैं सब रेक्टिफिकेशन करूंगा इस प्रकार से, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज करके। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस बैलेंस के सामने मुझे क्या लिखना था, यहां पे मैं क्या लिखता, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आर यू गेटिंग इट माय फ्रेंड्स। तो यहां पे मैं लिख देता, सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब मुझे ये कंसेप्ट आपको सिखाना है कि ये ओपनिंग बैलेंस है, बराबर है क्या। पहले सस्पेंस अकाउंट में मैं बैलेंस लाता, क्योंकि पिछले साल के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस जो अकाउंट आपने क्लोज नहीं किए हैं वो एज अ ओपनिंग बैलेंस आपको नेक्स्ट ईयर में लेने पड़ते हैं, इतना तो मानते हो। तो ये ओपनिंग बैलेंस मैंने ले लिया 10,698। इज इट क्लियर टू यू माय फ्रेंड्स। हाँ, तो आराम से जाएंगे बच्चों, कोई गड़बड़ नहीं है, ये कंसेप्ट मुझे समझाना है आपको, ठीक है। हाँ, तो 10,698 मैं हार नहीं मानूंगा, आप भी हार मत मानना। तो 10,698 का ओपनिंग बैलेंस मैंने ले लिया, इसके बाद मैंने रेक्टिफिकेशन किया, आठों के 8 एंट्रीज रेक्टिफाई कर दिए। अब बोलो कितना बैलेंस है। इसके बाद मैंने ये एंट्री कर दी, समझ में आ रहा है बच्चों, ये एंट्री कर दी, ये एंट्री कर दी, ये एंट्री कर दी, सारे रेक्टिफिकेशन हो गए ना, सिंगल साइडेड एरर। तो उसके बाद बैलेंस कितना रहेगा, अगर ये ओपनिंग बैलेंस मैं पहले ही लिख देता हूं, समझ में आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, तब मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री में बैलेंस यूज कर सकता हूं सस्पेंस का। आपके सस्पेंस में कितने का बैलेंस है वो बताया ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट आग बंद करके यूज करोगे, और जितने के लिए यूज किया उतना ही बैलेंस है, ऐसे हम लोग बोलना शुरू करेंगे। आर यू गेटिंग इट। तो सस्पेंस अकाउंट हमने बाय द वे 10,698 के लिए यूज किया है, तो उतना ही बैलेंस होना चाहिए सस्पेंस अकाउंट में। इज दिस क्लियर टू यू। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि ये एक ओपनिंग बैलेंस है, बराबर है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना सही है, क्योंकि पिछले साल अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, आपने लास्ट ईयर क्या किया था, आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था, बराबर है। तो लास्ट ईयर आपने वो बैलेंस रोट ऑफ करके पी एंड एल अकाउंट को, राइट ऑफ करके पी एंड एल अकाउंट को भेज दिया था, यानी आपने वो सस्पेंस में बैलेंस रखा ही नहीं। ये सबसे बड़ी गलती थी। सस्पेंस में बैलेंस रखते तो आपको समझ में आ जाता 2 मिनट में, पिछले साल का बैलेंस है ब्रॉट डाउन कर लेंगे, लेकिन पिछले साल आपने वो सस्पेंस अकाउंट में रखा ही नहीं बैलेंस, तो कहां पे भेज दिया, पी एंड एल अकाउंट को भेज दिया। सस्पेंस अकाउंट को कौन सा बैलेंस था बच्चों, क्रेडिट बैलेंस था। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस था बच्चों, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस था, वो आपने पी एंड एल को भेज दिया। तो आपने पिछले साल कौन सी एंट्री पास की, ध्यान देना बच्चों, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस था, वो आपने पी एंड एल को भेज दिया, तो आपने कौन सी एंट्री पास की, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,698 टू पी एंड एल अकाउंट 10,698, ये एंट्री कर दी। तो पी एंड एल के क्रेडिट में बाय सस्पेंस आया होगा ना 10,698, पी एंड एल के क्रेडिट में बाय सस्पेंस आया होगा ना 10,698। बच्चों ध्यान देना, ये पी एंड एल के क्रेडिट में आ चुका है 10,698। अब जरा ध्यान देना बच्चों, ये प्रॉफिट इससे के कारण बढ़ जाएगा,
10,698 से, तो आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 10,698 से, 10,698 से आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। और ये नेट प्रॉफिट आपने कहां पे भेजा? कैपिटल अकाउंट को, यानी इनडायरेक्टली आपने और एक एंट्री कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बाकी कोई अकाउंट एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप और एक एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं बोल रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों इन दोनों एंट्री को अगर मैं कंबाइन करता हूं, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, ये पहली एंट्री आपने कर दी थी, बराबर है क्या? राइटिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट बैलेंस टू द पी एंड एल, की एंट्री क्या हो गई? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। एंड दूसरा प्रॉफिट उसके कारण बढ़ गया 10,698 से, तो प्रॉफिट आपने भेजा कहां पे? कैपिटल में। तो दूसरी एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये प्रॉफिट एंड लॉस एक बार क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ, यानी शॉर्टकट एंट्री क्या हो गई? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी आपने सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में भेजा बच्चों, यानी सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस रह गया या नहीं रहा? सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस ही नहीं रहा, सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस ही नहीं रहा, वो कहां पे मर्ज हो गया? कैपिटल में। तो इस साल के शुरुआत में अगर मुझे सस्पेंस अकाउंट यूज करना है मेरे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में, तो सस्पेंस अकाउंट में उतना ही बैलेंस लाने की जरूरत है कि नहीं? अभी आपको बैलेंस पता चल चुका है, ये 8 ही ट्रांजैक्शन है, जिसमें से लगभग 4 ट्रांजैक्शन ही सिंगल साइडेड एरर है। तो पिछले साल के ट्रायल बैलेंस में 10,698 का फर्क था, ये मेरे को पता चल गया है अभी। अब इसको सिर्फ इसके सामने क्या लिखना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है या बाय समथिंग एल्स लिखना है, वो डिपेंड करता है आपके पिछले साल के ट्रीटमेंट पे। तो पिछले साल आपने वो नेट प्रॉफिट पी एंड एल को भेजा था, पी एंड एल को भेजा था यानी कैपिटल को ही गया इनडायरेक्टली, ये मैंने आपको बताया अभी। पी एंड एल से प्रॉफिट कहां पे जाता है रे नलाय को? कैपिटल में जाता है ना। हाँ, तो कैपिटल में ही गया वो। तो पिछले साल आपने कैपिटल बढ़ाया था बच्चों, पिछले साल आपका कैपिटल बढ़ गया था, क्यों? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस थी, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस थी, वो आपने डेबिट कर दिया और पी एंड एल क्रेडिट कर दिया, और पी एंड एल फाइनली बाद में फिर से कैपिटल को भेज दिया बाय पासिंग दिस पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों कैपिटल बढ़ गया आपका, पिछले साल आपका कैपिटल बढ़ गया, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आपने डायरेक्टली प्रॉफिट समझ लिया, जो कि प्रॉफिट नहीं था आपका। इज इट क्लियर टू यू? अब फिर से वो कैपिटल से निकाल के सस्पेंस में लाएंगे इस साल में, इस साल में फिर से वो कैपिटल से निकाल के सस्पेंस में लाएंगे। पिछले साल कैपिटल को क्रेडिट किया था, इस साल कैपिटल को डेबिट करेंगे, उल्टा इफेक्ट देंगे ना। तो कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्रेडिट कौन सा करोगे? सस्पेंस अकाउंट। बच्चों क्रेडिट कौन सा करोगे? सस्पेंस अकाउंट। तो बाय कैपिटल, यहां पे मैं सिंपली लिखूंगा बाय कैपिटल अकाउंट, सिंपली लिखो यहाँ पे बाय कैपिटल अकाउंट, रॉय का नाम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बाय कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना ट्रांसफर बैलेंसिंग फिगर 10,698। तो मुझे इन्होंने सस्पेंस अकाउंट में कितना बैलेंस है ये बताया ही नहीं था, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा? रेक्टिफिकेशन करके सस्पेंस अकाउंट में कौन से इफेक्ट जाते हैं वो देखने पड़े, और उसके बेसिस पे मैंने कंक्लूजन निकाला कि इतना ही ओपनिंग बैलेंस था। इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल लिखना है, ये बताने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया है। इज इट क्लियर? कुछ टीचर लोग ऐसे डायरेक्टली बताते हैं कि यहाँ पे फर्क आता है तो कैपिटल लिख दो, लेकिन क्यों लिखना है? क्योंकि पिछले साल ये कैपिटल में गया था ना, तो कैपिटल से ही निकालना पड़ेगा। सर पिछले साल तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया था। अरे नलाय को, प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड इफेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कहां पे भेजते हो? कैपिटल में ना, तो अल्टीमेटली ये कैपिटल में गया, ये समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो कैपिटल से निकालो, तो कैपिटल डेबिट होगा, कैपिटल डेबिट होगा बच्चों, कैपिटल डेबिट होगा, ओके, एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। क्योंकि फर्क इस साइड पे आया है, डायरेक्टली यहाँ पे कैपिटल लिखता हूं तो चलेगा। जिन लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं है वो समझ लो, सस्पेंस अकाउंट में जो कुछ भी ओपनिंग बैलेंस, पहले इतना तो समझ लो, सस्पेंस अकाउंट मुझे किसी एंट्री में डेबिट क्रेडिट करना है, तो बेसिकली पहले सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो वो बैलेंस नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम निकालेंगे। तो ये ओपनिंग बैलेंस है बच्चों, ये समझ लो। इसके सामने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखता हूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस ही नहीं है आपके सस्पेंस में। समझ में आ रहा है क्या? पिछले साल आपने सस्पेंस अकाउंट रखा ही नहीं ओपन, उसको क्लोज कर दिया था, क्लोज करके वो कैपिटल में गया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कैपिटल लिखूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इज दिस क्लियर टू यू? यस। अगर कुछ भी क्वेरी है तो मुझे फोन बिंदास करना आप, हम बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बच्चों। ये हो गया सस्पेंस अकाउंट क्लोज। तो एंट्री क्या कर दी बच्चों मैंने? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये एंट्री कोई लिखने के लिए बोलेगा नहीं है, ये एंट्री कोई भी आपको बताएगा नहीं कि ये पास करो, ये आपको खुद से पास करनी है। तो नंबर 10 की एंट्री 9 भी लिखते हो तो चलेगा, रॉयल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट।
10,698, 10,698. ठीक है बच्चों, रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंट्री. नाउ ऐसा ही एक सिमिलर अकाउंट है, कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ऐसा ही एक सिमिलर अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. इसके बारे में बात करते हैं बच्चों, इसके बारे में बात करते हैं. अब इसका क्या करूं मैं? इसमें भी बैलेंस दिख रहा है कितने का? 10,898 का. उस 698 का और इस 898 का कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग है दोनों चीजें. अब ये जरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब जरा समझ लेते हैं फिर से. हाँ, फिर से रिपीट करता हूँ. जिस जिस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने यूज किया है वो क्या है वो जरा समझ लेते हैं. जैसे कि पहली एंट्री, मोटर व्हीकल 2700 से डेबिट किया एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट किया 2700 से. ये क्या था बच्चों? तो बच्चों ये एक ऐसी चीज थी, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था हमने. स्कूटर खरीदा था 3,000 रुपए का और उस पर 300 का डिप्रिसिएशन जाता अगर पिछले साल मैं स्कूटर करके रिकॉर्ड करता तो. यानी इफेक्ट है 2,700 का. समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो 2,700 से पिछले साल हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिखता. क्यों? क्योंकि पिछले साल ये 3,000 रुपए का खर्चा दिखाया हमने. 300 का खर्चा दिखाना था, वहां पे अपने 3,000 का पूरा खर्चा दिखा दिया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 2,700 से आपने एक्स्ट्रा खर्चा दिखाया था पिछले साल. तो इस साल हमने क्या किया? जो मोटर व्हीकल डेबिट करना था वो तो हमने सही में डेबिट कर दिया और क्रेडिट हमें करना चाहिए था कन्वेंस अकाउंट. बराबर है क्या? कन्वेंस अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था, बट कन्वेंस की जगह पे हमने पी एंड एल एडजस्टमेंट यूज किया. यानी पिछले साल मेरा प्रॉफिट 2,700 से ज्यादा नहीं, हाँ कम दिख रहा था. तो वो पिछले साल का प्रॉफिट सुधारने के लिए, पिछले साल का गलती सुधारने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? इस साल के अकाउंटिंग में मुझे एंट्री करनी पड़ी. लेकिन इस साल के पी एंड एल अकाउंट को मैं ये नहीं बेच सकता हूँ ना. ये पी एंड एल अकाउंट को मैं नहीं बेच सकता हूँ. तो बच्चों ये मैं पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को भेज रहा हूँ. यानी यहाँ पे मेरा पिछले साल का जो कम दिखाया हुआ प्रॉफिट है वो मैं इस साल में सुधारूंगा 2,700 रुपए. यानी मेरा पिछले साल का जो प्रॉफिट गलत हुआ था वो मैंने अभी सही कर दिया 2,700 का. अब बच्चों पिछले साल का प्रॉफिट आपने कहाँ पे भेजा था? कैपिटल अकाउंट में. तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में चेंज किया हमने, यानी ये पिछले साल की गलतियां जो डायरेक्टली मेरे प्रॉफिट पे इंपैक्ट कर रही है, पिछले साल की गलतियां जो मेरे प्रॉफिट पे इंपैक्ट कर रही है वो मैं साइड में निकाल रहा हूं इस अकाउंट में. इज इट राइट और नॉट? यस. ये भी देखो बच्चों, परचेस अकाउंट ओवरकास्ट इन प्रीवियस ईयर. 10,000 से परचेस टोटलिंग आपका ज्यादा आया था. तो पिछले साल आपने 10,000 का परचेस ज्यादा दिखाया था, यानी पिछले साल का प्रॉफिट आपका 10,000 से कम हुआ. बराबर है क्या बच्चों? पिछले साल का 10,000 से प्रॉफिट कम हुआ, यानी वो प्रॉफिट ट्रांसफर भी कैपिटल को कम हो गया. यानी आपका कैपिटल अकाउंट 10,000 से कम दिख रहा है, ऐसे में बोलूं तो चलेगा क्या? सिंस यू हैव नॉट ट्रांसफर्ड 10,000 रुपीज और यू हैव लेस ट्रांसफर्ड 10,000 रुपीज टू कैपिटल अकाउंट. समझ में आ रहा है क्या? टू परचेस अकाउंट, पहले परचेस से वो पी एंड एल जाएगा, पी एंड एल से वो कैपिटल जाएगा. यानी परचेस ज्यादा दिखाया आपने 10,000 रुपए, तो प्रॉफिट आपका कम हो गया 10,000 से. उतना ही बैलेंस कहां पे नहीं गया? कैपिटल में नहीं गया, क्योंकि आपका प्रॉफिट 10,000 से कम दिख रहा था पिछले साल का. ये गलती मेरे को अब समझ में आई, ये गलती मेरे को अब समझ में आई. तो मैंने क्या किया? इसको सुधारा और इसको मैं पी एंड एल एडजस्टमेंट में जानबूझ के सेपरेटली रख रहा हूं. मतलब ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है जो पिछले साल मैंने कम दिखाया था. यानी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में जो कोई भी आइटम्स आएंगे वो सभी के सभी पिछले साल के प्रॉफिट नहीं तो लॉसेस होंगे. जैसे कि ये पी का एक लॉस है, देखो मिस्टर पी की जो एंट्री रेक्टिफाई की मैंने, ये एक लॉस है. क्या है ये? देखते हैं बच्चों. पी की एंट्री कहाँ पे है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूँ. हाँ, ये क्रेडिट परचेस फ्रॉम पी एंटर्ड एज सेल्स. पिछले साल सेल दिखाया था, यानी पिछले साल परचेस दिखाना चाहिए था, सेल दिखा दिया. तो 2,000 रुपए का सेल दिखाया और 2,000 का खर्चा ही नहीं दिखाया, यानी 4,000 रुपए से आपका प्रॉफिट बढ़ गया. समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो 4,000 से प्रॉफिट बढ़ गया तो इस साल वो घटना चाहिए. यानी पिछले साल कैपिटल को ज्यादा अमाउंट गई 4,000 रुपए, तो इस साल कम होनी चाहिए. यानी इनडायरेक्टली मैं आपको कहना चाह रहा हूँ पी एंड एल एडजस्टमेंट में जो कुछ भी डिफरेंस आता है वो होता है प्रॉफिट का चेंज. और हम प्रॉफिट वैसे भी कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, तो पी एंड एल का ये फर्क भी हम रॉय के कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे. तो बच्चों एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयज कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयज कैपिटल अकाउंट. तो बच्चों ये एंट्री भी यहाँ पे लिखना जरूरी है. नंबर 9 वाली एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयज कैपिटल अकाउंट. बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 10,898. ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस.
तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयस कैपिटल अकाउंट, यानी कंक्लूजन क्या निकालना है हमें फाइनली, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जो कुछ भी फर्क आपको दिखते हैं, जो कुछ भी आइटम्स आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, वो क्या है, इम्पैक्ट्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द लास्ट ईयर, जो मैं करंट ईयर में इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं कर सकता हूं। तो इसीलिए मैंने एक सेपरेट अकाउंट में उसको लिखा, और उस सेपरेट अकाउंट से वो बैलेंस डायरेक्टली कैपिटल में जाएगा, यानी इनडायरेक्टली आपका प्रॉफिट, ये अगर अकाउंट में एनालाइज करता हूं तो मोटर व्हीकल 2700 से प्रॉफिट बढ़ा रहा है, फिर ये 10,000 का ट्रांजैक्शन भी 10,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ा रहा है, ये आर का बैलेंस भी जो कुछ भी रेक्टिफिकेशन किया ये 2000 से प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है पिछले साल के, तो ये गलतियां प्रॉफिट बढ़ा रही है और ये गलती पी का जो है वो प्रॉफिट कम कर रही है। तो बच्चों 10,898 से नेट प्रॉफिट आपका बढ़ना चाहिए बिकॉज ऑफ दीज एरर्स। और वो जो नेट प्रॉफिट बढ़ता है वो आप कहाँ पे इंक्लूड करते हो, नेट प्रॉफिट का फिगर फाइनली कहाँ पे इंक्लूड करते हो, यानी ये रेक्टिफिकेशन के कारण इतना प्रॉफिट में फर्क पड़ा, लेकिन कौन से साल के प्रॉफिट में फर्क पड़ा, पिछले साल के प्रॉफिट में फर्क पड़ा, इसीलिए इस अकाउंट में उसको सेपरेटली दिखाया गया। अगर ये मैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजता हूं तो क्या हो जाएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट भी बिगड़ जाएगा, तो इसको डायरेक्टली कैपिटल में भेजना है, इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यू कैन डायरेक्टली ट्रांसफर इट टू द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को मैंने ट्रांसफर कर दिया टू रॉयस कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयस कैपिटल, यानी रॉय का कैपिटल 10,898 से बढ़ गया। इज इट क्लियर टू यू, 10,898 से रॉय का कैपिटल बढ़ गया, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट भी बढ़ गया आपका। प्रॉफिट क्यों बढ़ा, रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट है वो। इज इट क्लियर टू यू, जरा दिमाग ठंडा करना और इसके बारे में सोचना, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 12, जिसमें मैंने ये इलिस्ट्रेशन 8 फुल्ली कंप्लीट किया है। इंस्टीट्यूट ने मेन क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन दिया है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अभी भी कितने क्वेश्चन बाकी है बच्चों, हमारे टोटल 3 क्वेश्चंस बाकी है। अब थोड़ा सा स्पीड अप करके मैं ये क्वेश्चन फास्ट लेके अगले 2 लेक्चर्स में ये टॉपिक में खत्म करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो आगे अभी सिर्फ 2 लेक्चर्स पेंडिंग है इस टॉपिक के, अगले 2 लेक्चर्स में मैं इस टॉपिक को 100% खत्म करूंगा और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। बट ये इलिस्ट्रेशन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और मैंने जो सस्पेंस अकाउंट के बारे में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट के बारे में जो कुछ भी बातचीत की है आपके साथ, वो आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। लास्ट 2 एंट्रीज आपको कोई नहीं बताएगा कि करो, वो आपको खुद से करनी पड़ेगी, और उसके लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, और वही कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको वो समझ में आ चुका है। कुछ बच्चे बीच में ही गिव अप कर देते हैं, डोंट गिव अप बच्चों। मैं जो बोलता हूँ एक एक शब्द पे ध्यान देना, और आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप ये लेक्चर बार बार देख सकते हो, ठीक है। समझ में नहीं आया तो ड्रैग करना, फिर से सुन लो, समझ में नहीं आता तो ड्रैग करना, फिर से सुन लो, 3 बार सुनोगे, 4 बार सुनोगे, फिर तो समझ में आएगा। और उसके बाद अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे को वो पूछ लो, ठीक है बच्चों। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो अगर समरी निकालना चाहूँ मैं पॉइंट वाइज, तो सस्पेंस अकाउंट का जो कुछ भी बैलेंस होना चाहिए था उस अकाउंट में, वो हम डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट से ला रहे हैं, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो कुछ भी बैलेंस आता है वो हमें फिर से कैपिटल अकाउंट को भेजना है, क्योंकि उतने से हमारे प्रॉफिट में इंक्रीज हुई है, ठीक है बच्चों। वो सभी ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट हमें एक ही बारी में ट्रांसफर करना है। अगर अलग अलग ट्रांजैक्शन वाइज अगर आप देखते हो, जैसे कि 10,000 रुपए, सिंपली अलग अलग ट्रांजैक्शन के बारे में देखते हो, 2 मिनट लेता हूं बच्चों, बोर नहीं होना है। अलग अलग ट्रांजैक्शन लेता हूं मैं, जैसे कि ये ट्रांजैक्शन 10,000 रुपए का, क्या है ये, जरा देखते हैं। 10,000 रुपए से सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हाँ इसकी बात करता हूं बच्चों। ये क्या था, परचेस अकाउंट ओवरकास्ट था पिछले साल में, यानी पिछले साल में 10,000 का खर्चा परचेस का ज्यादा दिखाया, तो पिछले साल का प्रॉफिट कम हो गया, तो पिछले साल 10,000 रुपए कैपिटल को कम गए। तो अभी इसको आप जब आपने इसको सुधारा तब आपने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि सिर्फ परचेस में गलती थी और परचेस को क्रेडिट करना था आपको। लेकिन परचेस को क्रेडिट क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि परचेस नेक्स्ट ईयर में सुधार रहा हूं मैं एंट्री को, तो नेक्स्ट ईयर के परचेस अकाउंट को मैं हाथ नहीं लगा सकता हूं, तो इसीलिए मैंने एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया, कौन सा, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बच्चों पी एंड एल एडजस्टमेंट को मैंने क्रेडिट करके रखा। अब ये पी एंड एल एडजस्टमेंट में जो क्रेडिट बैलेंस आया है इस एंट्री को करने के बाद, ये मैं कहां पे भेजूं। अगर ये एंट्री पिछले साल सुधारते तो क्या करते आप, परचेस को क्रेडिट करते, परचेस को क्रेडिट करते तो आपका प्रॉफिट 10,000 से बढ़ जाता कि नहीं, और वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट आप कहां पे भेजते, कैपिटल में ही भेजते ना।
तो इसीलिए पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस भी कैपिटल में भेजना है। आई होप यू इज दिस इज क्लियर नाउ। इसीलिए पी एंड एल एडजस्टमेंट का बैलेंस आपको कैपिटल को भेजना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट का बैलेंस हम कहाँ पे भेजेंगे? कैपिटल अकाउंट को, ये तो श्योर है। लेकिन सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कहां से लाना है, ये डिपेंड करता है आपके पिछले साल के ट्रीटमेंट पे। अगर पिछले साल सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस सस्पेंस में ही लिखा होता तो मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखता उस बैलेंस के सामने। लेकिन पिछले साल वो नेट प्रॉफिट पी एंड एल को भेजा गया और उसको मैंने इंटरबिट कैसे किया? पिछले साल वो पी एंड एल को भेजा गया, यानी वो पी एंड एल से कैपिटल में गया। तो पिछले साल कैपिटल बढ़ा के दिखाया था हमने 10,698। इसलिए इस बार हमने कैपिटल को कम कर दिया और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है बच्चों, सो विद दिस आई विल फिनिश दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। मुझे पता है लेक्चर नंबर 11 एंड 12 में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हुआ है, बट आई कांट हेल्प इट बच्चों। ये क्वेश्चन ही ऐसा डिफिकल्ट है कि आपको ये समझना ही पड़ेगा। वैसे डिफिकल्ट नहीं है एंट्रीज पास करना, ये पहले 8 एंट्रीज तो आप आराम से पास कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताया कि जहां जहां पे नॉमिनल अकाउंट एंड गुड्स रिलेटेड, गुड्स शब्द को ध्यान क्यों नहीं देते हो? गुड्स रिलेटेड रियल अकाउंट्स होते हैं जिस एंट्री में, एंट्री तो वैसे ही करने जैसे पीछे करते थे हम लोग। हाँ, एंट्री को देखेंगे, नॉमिनल अकाउंट एंड गुड्स रिलेटेड रियल अकाउंट आता है तो उस अकाउंट को सिर्फ रिप्लेस करेंगे और वहां पे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे। इतना सिंपल है बच्चों। लेकिन उसके बाद ये जो 2 एंट्रीज करनी है उसके लिए आपको ये कैपिटल अकाउंट एंड सस्पेंस अकाउंट ओपन करना बहुत जरूरी है। ये किसी ने बताया नहीं है आपको, ये आपको खुद करना है। समझ में आ रहा है? लॉजिक इज वेरी सिंपल। आपने ऊपर जो एंट्रीज की वहां पे सस्पेंस अकाउंट यूज किया कि नहीं एंड पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज किया कि नहीं, तो ये 2 नए अकाउंट जो आपने ओपन किए उसको कैसे क्लोज करोगे, ये आपको क्वेश्चन पूछेगी इंस्टीट्यूट और उसका जवाब है ये 2 एंट्रीज। ठीक है बच्चों, तो इन 2 अकाउंट के साथ ऐसे डील करना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज हिट अ लाइक बटन and please share with your friends. Bye bye.